हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द शुक्ला इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिजिक्स में हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, सबसे पहले बिग बैंग हुआ। बिग बैंग के बाद में हमारे जो फंडामेंटल फोर्सेस थे उनका इवेल्युएशन स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले आया ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद में आया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद में आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और उसके बाद में आया है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन फोर्सेस के आने के बाद में डायमेंशन की बात की थी हम लोगों ने। डायमेंशन में भी बताया था कि हमारे पास डायमेंशन है, अभी जो नोन डायमेंशन है 6 डायमेंशन। पहला डायमेंशन था जीरो डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन था हमारा लीनियर डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन था हमारा प्लेनर डायमेंशन, चौथा डायमेंशन था स्पेस डायमेंशन, पांचवा डायमेंशन था स्पेस टाइम डायमेंशन, छठवां डायमेंशन जो था वो स्पेस टाइम का डिस्टॉर्शन था। हम लोगों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को टाइम मशीन की तरह बताया है कि वो काम करता है। हमारी जो फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं वो स्पेस टाइम डायमेंशन में फिजिक्स को पढ़ते हैं। स्पेस टाइम डायमेंशन में ही मैंने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लेके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। जिनको भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी वो ले सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो देखो बच्चों, फिजिक्स में यूज होने वाली जो भी क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल वर्ड में, जैसे फिजिक्स हम लोग जब स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो ऐसी वो सारी चीजें जो हमारे प्रैक्टिकल फिजिक्स में अप्लाई होती हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, मोल, करंट, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग बेसिकली यूज किया करते हैं अपनी फिजिक्स में मेजरमेंट के लिए। अच्छा, फिजिकल वर्ड में यूज होने वाली क्वांटिटीज की बात हो रही है। जैसे लेंथ आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पर्सन या किसी भी आदमी को कितना दुख है या वो कितना खुश है इसका मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आती हैं। फिजिकल वर्ड में यूज होने वाली क्वांटिटी जिनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं वो बनती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेस टाइम डायमेंशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमको लेना पड़ता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता था वो होता था कोऑर्डिनेट एक्सिस। तीनों एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करती थी उसको हम लोग मानते थे ओरिजिन, और वही होता था हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर आप बात करें फिजिकल क्वांटिटी की, तो सबसे पहले हमको डिफाइन करना पड़ता था अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तीनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो था वो था मेरा ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट हम लोगों ने बताए थे 0,0,0 थे। ओके, इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन किया था। सपोज करिए यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट है, पॉइंट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ जीरो डायमेंशन, जिसमें ना तो लेंथ है, ना ही विड्थ है, ना ही टाइम है, और इस टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है वही होता है पॉइंट। तो ये पॉइंट है, सपोज करिए ये पॉइंट है ए, और इस पॉइंट ए को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम दिखाते हैं तो मैंने बताया था कि बेटा देखो यहाँ पर दो चीजें होंगी। एक तो मिलेगा मुझे इसका मैग्नीट्यूड और दूसरी मिलेगी इसकी डायरेक्शन। एरो की टिप बताती है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो क्वांटिटी बनती थी वो क्वांटिटी होती है वेक्टर। वेक्टर के बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन अभी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की ओर जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जब भी आप बताओगे तो मैग्नीट्यूड क्या एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है एक लेंथ को, और लेंथ की बनेगी एक यूनिट। लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं मीटर में। मीटर में लेंथ को मेजर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट हमारे मेजरमेंट वाले हैं वो मीटर से मेजर किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी को मैं लेंथ को ही एक पैरामीटर मान के आपको थोड़ा डायमेंशन दिखाना चाहता हूं कि लेंथ कैसे वेरी करता है, और लेंथ के वेरिएशन की वजह से ही हमारे डिफरेंट टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका एक सिस्टम असाइन किया जाएगा।
जो हम 4 सिस्टम पढ़ते हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, ये सारे सिस्टम की बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ये बस समझाना चाहता हूँ कि हमको ज़रूरत क्यों पड़ी इन चीज़ों की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपली मेजरमेंट से। जैसे अभी मैं मीटर लेंथ में मीटर को पैरामीटर मान के उसके नीचे की ओर जाता हूं, जो भी नीचे की डायमेंशन होंगी उनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद ऊपर की डायमेंशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले 1 मीटर, अगर आप मानिए ये 1 मीटर है तो 1 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, 1 मीटर, मीटर में चलेंगे, हमने पैरामीटर मीटर को माना है। 1 मीटर के इक्वल होता है। लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर की बात की जाए, 1 सेंटीमीटर की बात करोगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, या आप इसको ये भी लिख सकते हो 0.01 मीटर या 0.01 मीटर या 10⁻⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर हुआ। ओके, 1 मिलीमीटर की बात करेंगे। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होगा 10⁻³ मीटर। 10⁻³ मीटर। बिल्कुल इस तरीके से आपको करना है जैसे मैंने बताया। सेंटीमीटर के लिए वो मिलीमीटर के लिए आएगा। मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, देखो स्टूडेंट, हम लोग इन तीनों पैरामीटर पे काम करते हैं। अगर आप स्केल यूज करते होंगे मेजरमेंट के लिए तो स्केल में सेंटीमीटर और मिलीमीटर का क्लासिफिकेशन आपको दिख जाएगा, और आप अपनी हाइट को जो बताते हैं वो मीटर में भी बताते हैं, सेंटीमीटर में बताते हैं, मिलीमीटर। इसके थोड़ा नीचे चलते हैं। इसके नीचे सबसे पहले आता है माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर होगा 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रोमीटर में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो चीजें होती हैं उनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, जैसे वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, ये जितने भी हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इतना ध्यान रखना कि इस लेवल की चीज को हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। एक चीज और, जो पाउडर कोटिंग की जाती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर आप पाउडर कोटिंग करते हो तो पाउडर कोटिंग की जो थिकनेस होती है वो भी माइक्रोमीटर में मेजर होती है। ओके, इसके बाद में चलते हैं नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होगा 10⁻⁹ मीटर के इक्विवेलेंट। नैनोमीटर माइक्रोमीटर का 1000वां भाग होता है नैनोमीटर। और नैनोमीटर पे, नैनो टेक्नोलॉजी में अभी एक अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे जो भी इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उनको पता होगा बहुत अच्छी तरीके से कि नैनो टेक्नोलॉजी एक ब्रांच होती है जिससे लोग बीटेक किया करते हैं। इस लेवल पे आके इसका सबसे ज्यादा यूज होता है मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में नैनो डॉट, नैनो ट्यूब, नैनो बोट्स बोलते हैं उनको, यूज किए जा रहे हैं। इवन एप्पल जो अपना नया फोन लेके आने वाला है उसमें उसने नैनो लेवल पे या नैनो सेमीकंडक्टर को यूज किया है अपने नेक्स्ट जनरेशन के फोन में। क्वाइट इंपॉर्टेंट है, ये भी इसमें काम हो रहा है। ओके, इसके नीचे चलते हैं तो एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्विवेलेंट। और इस लेवल पे आके हम लोग वेव लेंथ को मेजर किया करते हैं। देखो, सन से कई तरीके की लाइट इमिट होती हैं। हम अभी किसी दिन क्लासिफिकेशन में आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है। अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि जो विजिबल वाली लाइट होती है उसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करती है। और इसी लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो 7 कलर में टूट जाती है विपग्योर में। उसकी वेवलेंथ का मेजरमेंट होता है आपका एंगस्ट्रॉम में। ओके, एंगस्ट्रॉम से नीचे चलते हैं तो पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर।
अच्छा, पिकोमीटर पे क्या करते हैं हम लोग जानते हैं कि एटम से मिलके बनता है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल बनाते हैं कंपाउंड। जब एटम से मॉलिक्यूल बनता है तो एटम से मॉलिक्यूल बनने के 3 तरीके हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से बने, चाहे वो कोवैलेंट बॉन्ड से बने, चाहे वो पोलर बॉन्ड से बने। ठीक है, ये 3 तरीके होते हैं। तो एक एटम से दूसरे एटम की जो बीच की दूरी होती है वो मेजर की जाती है पिकोमीटर में। उसको मेजर करते हैं हम लोग पिकोमीटर में। ओके, नेक्स्ट, अगर हम लोग इसके भी नीचे जाते हैं, 1 फेम्टोमीटर या फर्मी लेवल भी इसी को बोला जाता है, 1 फेम्टोमीटर। 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के बराबर। और इस लेवल पे हम लोग इसी एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। एटम के न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो आती है फेम्टोमीटर के लेवल पे। क्लियर है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर। एक और इसके बाद में आता है 1 ऑटोमीटर। ये होता है 10 टू द पावर माइनस 18 मीटर। जरा इसके बारे में भी सुन लो इसका एप्लीकेशन क्या है। हम लोगों ने देखो, हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल्स पाए जाते हैं और ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को बिल्कुल ट्विस्ट करते हैं। अगर कोई 2 ब्लैक होल सपोज करिए कि अपनी ग्रेविटेशनल एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ रहे होंगे तो वो एक ग्रेविटेशनल वेव्स को जनरेट किया करते हैं। और यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल वेव को पकड़ पाना क्वाइट इम्पॉसिबल होता है। हमारे साइंटिस्टों ने एक ऑब्जर्वेटरी बनाई है, लीगो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। और इस ऑब्जर्वेटरी में जो ग्रेविटेशनल वेव की वेवलेंथ होती है वो इस लेवल की होती। इस लेवल की भी अगर वेवलेंथ है तो उसको हम लोग इस अपर्चर से बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे और ये पता लगा लेंगे कि ग्रेविटेशनल वेव कहाँ से आ रही है हमारे पास, या ग्रेविटेशनल डिस्टरबेंस वहां पे है कि नहीं है। आप इसको ऐसे भी समझना कि अगर न्यूक्लियस कि आउटर स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ये जो सरकमफ्रेंस होता है ये लेवल होता है 10 टू द पावर माइनस 18 मीटर का। क्लियर? यहां तक तो हम लोग अभी परफॉर्म कर रहे हैं वर्क साइंस में। ये मैं मीटर के नीचे जाके लेंथ की बात कर रहा हूं फिजिकल डायमेंशन में, और ये हम लोग मेजरमेंट किया करते थे स्पेस प्लस टाइम डायमेंशन में। ओके, स्पेस प्लस टाइम डायमेंशन में अगर आप देखोगे, सपोज करिए पॉइंट ए पे कोई m मास था तो m बनेगा उसका मास, t स्टैंड फॉर टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में सारी चीजें हो रही हैं, और लेंथ बताएगा उसका एक मैग्नीट्यूड। देखो बच्चों, क्या स्पेस टाइम डायमेंशन में लेंथ, मास और टाइम 3 चीजें यूज हो गई। और मास इंडिविजुअल क्वांटिटी है, किसी की जरूरत नहीं है इसको एक्सप्रेस करने के लिए। टाइम जिस तरीके से चल रहा है स्पेस टाइम डायमेंशन में उसको देख रहे हैं। लेंथ के बारे में अभी मैंने बात की कि ये जो लेंथ की मेजरमेंट होती है वो कम भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे लिए ये जो सिस्टम है, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और SI सिस्टम, ये सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, आप पहले उसको समझिए। तो आप ये देख चुके होंगे, अब मुझे नेक्स्ट पेज की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। ओके, अब आते हैं हम लोग थोड़ा मीटर से ऊपर की स्केल की ओर चलते हैं। मीटर से ऊपर की स्केल की ओर देखोगे आप तो सबसे पहले आएगा डेकामीटर। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। उसके बाद 1 हेक्टोमीटर, ये होता है 10 टू द पावर 2
मीटर या 100 मीटर भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद 1 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर हो गया, डेका हेक्टो किलोमीटर, 1 किलोमीटर ये वैल्यू होगी हमारी 10⁻³ मीटर के बराबर, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, 10⁻³ मीटर। ओके, इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो ओके, किलोमीटर के बाद में 1, अगर मेगामीटर की लिख लिया मैंने एक साथ ही, 1 मेगामीटर की बात करेंगे तो 1 मेगामीटर जो होता है वो होता है 10⁻6 मीटर के इक्विवेलेंट। अपने रेडियस ऑफ अर्थ, इस लेवल पे रेडियस ऑफ अर्थ आती है, ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻7 होता है। तो 6 और 7 हम लोग मान के चलते हैं कुछ पास में। ये गीगामीटर 10⁹, ये सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। टेरामीटर, ये टेरामीटर आप सन से प्लूटो की डिस्टेंस को समझ लीजिए, सन से प्लूटो की जो डिस्टेंस है वो टेरामीटर पे मेजर की जाती है। पेंटामीटर एंड हेक्सामीटर। ओके, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं डिस्टेंस की यूनिट। ये तो आप देख रहे होंगे ना, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, हेक्सा, ये डिस्टेंस की बड़ी यूनिट होती चली जा रही हैं। और डिस्टेंस की जो बड़ी यूनिट होती हैं उनमें से अभी 2 यूनिट और हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप इसको देख चुके होंगे तो मैं आगे चल रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं फिर से। ओके, डिस्टेंस की एक यूनिट होती है 1 लाइट ईयर। डिस्टेंस की यूनिट होती है 1 लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर होता है लाइट एक ईयर में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगी। तो लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 मिनट में जाएगी वो इतनी दूर, 1 घंटे में इतनी दूर, 1 दिन में इतनी दूर, और 1 साल में इतनी दूर जाएगी। अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 95 बिलियन किलोमीटर। 95 बिलियन किलोमीटर के पास में आता है 1 लाइट ईयर। ओके, अच्छा, 95 बिलियन किलोमीटर, ये 10⁻15 के ऑर्डर की होती है। इसका पावर होता है 10⁻15। आप थोड़ा पावर देखते रहिएगा किस तरीके से लेंथ की ही यूनिट वेरी कर रही है हमारी। 1 लाइट ईयर के बाद में आती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेजर करते हैं हम लोग सन से अर्थ की जो मीन डिस्टेंस होती है। ये हमारा सन हो गया और ये अर्थ, बीच में प्लैनेट्स पड़ते हैं। सन से अर्थ तक की जो मीन डिस्टेंस होती है वो बोली जाती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर है? और इसके बाद में आता है पारसेक। 1 पारसेक क्या होता है? ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, सपोज करिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मैंने एक आर्क बनाया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इस यूनिट को 1 डिग्री का एंगल सब्सटेन करने के लिए, 1 डिग्री का एंगल सब्सटेन करने के लिए जो लेंथ की जरूरत पड़ती है वो बोली जाती है 1 पारसेक, और ये इसकी वैल्यू आती है 3.08 लाइट ईयर। क्लियर? तो जरा देखो, लाइट, हम लोगों ने लेंथ की ही यूनिट देखी, लेंथ कहां पे कितना वेरी करता है। अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा आप अपनी हाइट को लाइट ईयर में बताओ कितनी है, तो दिक्कत होगी कि नहीं बताने में? क्वाइट इम्पॉसिबल। अच्छा, बोल दें कि सन से अर्थ की जो डिस्टेंस है इसको आप फर्मी लेवल में जरा काउंट करके बताओ मेरे को कितनी होगी। तो ये काफी टिपिकल कैलकुलेशन हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा, ये तो बात हुई सिर्फ लेंथ की। क्या टाइम भी इसी तरीके से वेरी करेगा?
टाइम वेरी करेगा, मास वेरी करेगा, और डिफरेंट टाइप की जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वो आप देखिए किस तरीके से वो स्मॉल से स्मॉल लेवल पे लेके हायर से हायर लेवल तक जा रही हैं। अब मुझे डिफरेंट टाइप की फिजिकल वर्ल्ड में यूज होने वाली क्वांटिटीज की मैं बात करने जा रहा हूं आपसे। सबसे पहले मैंने बात किया किसकी, लेंथ की। लेंथ के बाद अब हम जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके बारे में देखते हैं। तो चलो, जैसे इसके बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी आती है हमारे मास की। मास फिजिकल वर्ड में यूज होगा, बिल्कुल यू सर। अब मास में भी किलोग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और मिलीग्राम, सेंटीग्राम, माइक्रोग्राम, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यूनिट जो होती हैं वो हम लोग मीटर मास के लिए भी मेजरमेंट करेंगे। टाइम, टाइम के लिए भी यही होगा। सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पीको सेकेंड, और ऊपर जाएंगे तो टाइम की यूनिट, आप डिस्टेंस में टाइम की यूनिट अगर आप मेजर करना चाहते हो तो मीटर, आर, इस तरीके से ऊपर और नीचे भी जाते हैं टाइम को मेजर करते हुए। तो सपोज करिए मास, लेंथ मैंने देख लिया, और टाइम। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोगों ने शुरुआत में देखा था कि स्पेस टाइम डायमेंशन में जब हम किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर रहे थे और उस पॉइंट पे सपोज किया मास m है, तो मास, टाइम और लेंथ, तीन चीजों की जरूरत पड़ी, और उन तीनों चीजों को मैं लेके चल रहा हूं, मास, टाइम और लेंथ की। लेंथ की अभी मैंने आपको यूनिट बताई, सारी डिफरेंट टाइप की यूनिट होती है लेंथ की। सिमिलरली टाइम की भी डिफरेंट टाइप की यूनिट चलेंगी, और इधर आपके मास की भी डिफरेंट टाइप की यूनिट चलेंगी। चलो मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, जैसे मास ले लिया मैंने मिलीग्राम में। मिलीग्राम में मास है मेरा, टाइम को ले लिया है आर में, और लेंथ ले लिया है मैंने लाइट ईयर में। ओके, अब जरा आप, जो ओरिजिनल मेरा क्वेश्चन था कि स्पेस टाइम डायमेंशन में पॉइंट की पोजीशन को हम लोग डिफाइन कर रहे थे, पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने जा रहे हैं, तो भाई उसका मास कितना है, मिलीग्राम है मास, और वो दूरी जो आप बता रहे हैं वो किस में बता रहे हो, लाइट ईयर में। अब ये किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, स्पेस प्लस टाइम डायमेंशन में था, टाइम ले रहे हैं हम लोग आर में। तो कोई मिलीग्राम का ऑब्जेक्ट इतने आर में कितने लाइट ईयर की दूरी पे होगा, ये क्या एक क्रिटिकल कॉम्बिनेशन बना कि नहीं, इसको बताने के लिए। अब इसी चीज को दूर करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट थे, वेस्टर्न कंट्री वाले जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही इवेल्युएशन दिया है। तो उन साइंटिस्टों ने एक ऐसा सिस्टम निजात किया कि भाई अगर आप इस सिस्टम में काम करेंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी, और उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो भी कराया। और उसमें जो मेरा पहला सिस्टम आता था वो था MKS सिस्टम। जो पहला सिस्टम था वो था मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, यानी MKS सिस्टम। अब जरा देखो, आपको लेंथ लेनी है मीटर में, मास बताना है किलोग्राम में, और टाइम जो लेके चलना है वो किस में चलना है, सेकेंड में चलना है। ये एक सिस्टम बना, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा सिस्टम उन्होंने लिया, CGS सिस्टम। लेंथ आपको लेना है सेंटीमीटर में, मास आपको लेना है ग्राम में, और टाइम आपको लेके किस में चलना है, सेकंड में। ये दूसरा सिस्टम था। अब समझ पा रहे होंगे कि साहब ये इसी सिस्टम को ही क्यों लिया, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में जब हम लोग जब भी चीजों को पढ़ेंगे ना, तो ये एक रिलेवेंट कॉम्बिनेशन देगा, वो ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जिसको हम लोग बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। अब यहीं पे लेंथ आप पिकोमीटर में लेके चलते क्या, क्वाइट इम्पॉसिबल। ओके, थर्ड देखते हैं FPS। आपको लेंथ लेके चलना है फुट में, मास लेके चलना है पाउंड में, और फिर से टाइम लेके चलना है
सेकंड में। ये एक और सिस्टम आया। इसके बाद में तो फिर सबको स्टैंडर्डाइज ही कर दिया एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में उन लोगों ने जो भी सिस्टम था वैलिड कॉम्बिनेशन के लिए वो सारे सिस्टम को इन्होंने प्रीफर बोल दिया, भाई ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इसको सभी लोग मानेंगे। क्लियर? तो मेरा बताने का ये मतलब था कि फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि किस सेट में मेरे को चीज़ों को पढ़ना है, और जो सेट बनता है वही है मेरा सिस्टम ऑफ फिजिकल सिस्टम में जो क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं। क्लियर? ओके। तो अब आते हैं हम लोग क्वांटिटीज के ऊपर। अब बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की, जैसे लेंथ। लेंथ के बारे में हम लोगों ने देखा अभी, लेंथ हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी थी। ओके। तो अब फिजिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, और वो बोली जाती हैं हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज जरा देखो इनमें कौन कौन सी आएंगी। जैसे लेंथ। लेंथ को अगर आप मेजर करोगे तो सिर्फ मीटर में मेजर करोगे ना, और किसी की तो जरूरत पड़ेगी नहीं कि लेंथ को मेजर करने के लिए आप बताओगे साहब इनकी लंबाई 18 मीटर पर सेकंड है। ऐसा तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो लेंथ की जो मेजरमेंट करोगे उसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मीटर में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, या जो हमारे सिस्टम है, जो भी 4 सिस्टम अभी हम लोगों ने पढ़े, उस सिस्टम में किसी भी यूनिट में भी एक्सप्रेस करना होगा तो हम लोग सिंपल लेंथ को मेजर कर सकते हैं मीटर में। ओके। एमकेएस सिस्टम में मैं बात कर रहा हूं। लेंथ के बाद में मास आप किलोग्राम या ग्राम में मेजर कर सकते हो। ठीक है। अब मास को मेजर करने के लिए किसी और यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिंपली मास एक यूनिट में एक्सप्रेस हो जाएगा और ये बनेगा मेरा फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि इसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे यूनिट की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से फंडामेंटल के बाद में दूसरी होती है डिराइव्ड। अभी उस पर आते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी, ये वो क्वांटिटी होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से एक्सप्रेस होती हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड। तो स्पीड को आपको एक्सप्रेस करने के लिए जरूरत पड़ेगी मीटर पर सेकेंड। क्या देखो, मीटर भी मेरा फंडामेंटल। टाइम को इधर देख लेते हैं, टाइम को एक्सप्रेस करेंगे सिमिलरली सेकंड में, इसको भी एक्सप्रेस करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम स्पीड को जाएंगे बताने के लिए, तो स्पीड की जो यूनिट आती है वो आती है मीटर पर सेकंड। जरा देखो, मीटर हमारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, सेकंड भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और दो फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, इसलिए ये बोली जाती है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि फिजिकल वर्ल्ड में फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। जरा फंडामेंटल क्वांटिटी और जो होती हैं उनको देख लेते हैं। लेंथ, मास, टाइम के बाद में करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में। अच्छा, करंट के बाद में मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको मेजर करते हैं हम लोग मोल में। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इतना याद रखना, यहाँ पे जो लास्ट डिजिट आती है वही पावर भी है। ओके। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी इसको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद में आप और ले सकते हैं, जैसे प्लेन एंगल। प्लेनर डायमेंशन मैंने बताया है ना, प्लेन में जो भी एंगल बनेगा उसको हम लोग थीटा में मेजर करते हैं, या रेडियन। प्लेन में जो एंगल बनता है उसको मेजर करते हैं हम लोग रेडियन में। प्लेन की बात की जा रही है। और अगर एंगल मेरा स्पेस डायमेंशन में बने तो उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, जस्ट लाइक कोन। आप आइसक्रीम वाली कोन समझ लीजिए, या बर्थडे वाली जो टोपी लगाते हैं बच्चे, वो एक सॉलिड एंगल का फॉर्मेशन करता है। इसको पढ़ते हैं हम लोग स्टेरेडियन में। क्लियर? तो ये हम, अच्छा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
कोई बल्ब कितना तेज जल रहा है, एलईडी कितना तेज जल रही है, उसकी भी जो इंटेंसिटी मेजर की जाती है, उसके लिए वो भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको कैंडिला में मेजर करते हैं, कितनी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। और धीरे धीरे हम लोग, ये तो हमारी बने फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी दूसरे क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होंगी? जिन क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़ती है, वो क्वांटिटी होती है मेरी डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और आगे चलिए जितने भी फिजिक्स की क्वांटिटी आप देखते चले जाओगे फिजिकल वर्ल्ड में। अभी तो हम लोग धीरे धीरे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी जैसे जैसे, वैसे मैं आपको बताता रहूँगा कहाँ पे क्या चीज़ें, कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटी है, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आज जो मेरा मेन मोटो था बताने का आपका, वो ये था कि जो फिजिकल सिस्टम है, उस सिस्टम में एमकेएस सिस्टम ही क्यों लिया गया, सीजीएस सिस्टम ही क्यों लिया गया, एफपीएस सिस्टम ही क्यों लिया गया। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी को मैंने लिया लेंथ में मैंने आपको नीचे और ऊपर जाके दोनों तरीके बताए कि साहब लेंथ की ये भी मैक्सिमम यूनिट है, लेंथ की ये मिनिमम यूनिट है। अब एक सेटअप कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए हमको एक सिस्टम बनाना पड़ा, फिजिकल सिस्टम जैसे, और उस सिस्टम को हम लोगों ने देखा जैसे एमकेएस सिस्टम हो गया, सीजीएस सिस्टम हो गया, ये चीज़ें। ओके बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में बताएंगे, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बाद में फिर हम लोग आएंगे वेक्टर के ऊपर। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन, अगर किसी को भी कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करना, मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा उन चीज़ों को। एक कॉम्बिनेशन भी तो होगा हमारा आप लोगों के बीच में, समझ में आएगा कि आप और हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ओके, दैट्स फॉर टुडे क्लास बॉयज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।